हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमने एक सामान्य परिचय पर्यावरण और उसकी कुछ समस्याओं के बारे में देखा। हमने देखा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। मानव के द्वारा दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले सभी तत्व पर्यावरण में शामिल होते हैं, या यूं कहें धरातल पर उपस्थित समस्त दृश्य व अदृश्य तत्व पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे से लेकर पर्वत, पठार, तालाब, नदियां, झील आदि से लेकर वायुमंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प, अर्थात जो भी हमारे चारों ओर मौजूद है, जो भी धरातल पर मौजूद है, धरातल के संपर्क में है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस पर्यावरण के अंतर्गत वर्तमान में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मानव की लालची पूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं, मानव के द्वारा कम समय में अत्यधिक प्राप्त करने की जो लालसा है, इसके कारण आज पर्यावरण संकट में आ गया। कई जैव जातियां लुप्त होने की कगार पर हैं और कई जैव प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। कहने का आशय मानव के द्वारा ही आज पर्यावरण को खतरे में डाला गया, जिसका परिणाम मानव को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी अपने पास नहीं रखती। प्रकृति बदला लेती है। जो दिया है प्रकृति को, प्रकृति वही आपको लौटाती है। अर्थात जैसा प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति भी वैसा ही आपके साथ करेगी। यही कारण है कि आज हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उन समस्याओं के बारे में एक सामान्य परिचय लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज एक विशेष पर्यावरणीय समस्या की हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में यदि बोला जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये आज धरातल पर एक विशेष समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। धरातल पर मानव के द्वारा निष्कासित विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, जिनमें सल्फर, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसी कुछ हानिकारक गैसें हैं जो मानव के द्वारा लगातार निष्कासित की जा रही हैं। उद्योगों से, वाहनों से, घरेलू ईंधन से,
विद्युत उपकरणों से इनमें एसी और फ्रिज मुख्यतः शामिल होते हैं, इनके माध्यम से ये जहरीली गैसें लगातार निष्कासित की जा रही हैं। ये गैस जब वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे कई प्रकार के ऑक्साइड बनाए जाते हैं। ये हानिकारक गैसें धरातल के ऊपरी सतह पर जाकर जमा हो रही हैं। मानव इन्हें छोड़ रहा है और ये गैसें हैं, हल्की हैं, ऊपर जाकर ऊपरी भाग में ये जमा हो रहे हैं। परिणाम ये निकल रहा है कि परत बनती चली जा रही है। इस परत के कारण सूर्य के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा या ऊष्मा वह धरातल पर तो आ जाती है, लेकिन पुनः रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, ये वातावरण को पार नहीं कर पाती। परिणाम ये निकलता है कि धरातल पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि जब सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है तो ये बाहर क्यों नहीं जा रही? कारण इसका यह है कि सूर्य से आने वाली जो किरण है वो मुख्य किरण है, और ये जो किरण है ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण मुख्य किरण की अपेक्षा कमजोर होती है। मुख्य किरण तो इस परत को भेदने में सफल हो जाती है, यानी सूर्य की रोशनी ऊपर से नीचे तो आ जाती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज, जिनको अपन परावर्तित किरण भी कहते हैं, ये इस परत को भेद पाने में सफल नहीं हो पाती, जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती है। इसी तापमान की वृद्धि और इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको, क्या है इसका संबंध, पहले वो जरा विस्तार से समझें, आगे की चर्चा पुनः लौटेंगे इस पर। हमारे पृथ्वी के दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। कक्षा 11 की फिजिकल ज्योग्राफी में बेहतर तरीके से पढ़ा है हमने। हरित गृह प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। ये दो पृथ्वी के ध्रुव हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फीले क्षेत्र हैं। यहाँ 6 महीने के दिन एवं 6 महीने की रातें होती हैं। पूरा बर्फीला प्रदेश है। तापमान यहाँ पर बहुत कम, 0 से भी नीचे, और यूं कहें तो माइनस में अगर पहुंचता है तो गलत नहीं होगा, यानी यहाँ का टेम्परेचर काफी कम, काफी निम्न होता है। ऐसे में एक समय ऐसे ही वैज्ञानिकों ने ये पता करना चाहा कि यहां पर वनस्पतियां कैसे उगाई जाएं, क्योंकि वनस्पतियों के उगने में जरूरी है सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपना विकास करती हैं।
अर्थात पौधों के लिए जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है सूर्य का प्रकाश। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। 6 महीने के तो दिन और 6 महीने की तो रातें वैसे होती हैं ऑलरेडी, लेकिन जब 6 महीने के दिन होते हैं उस समय भी सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो वनस्पतियां कैसे उगाई जाएं, इस बात पर विचार चल रहा था। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये था कि इस क्षेत्र में एक कांच का घर बनाया गया। इस क्षेत्र में एक कांच का घर बनाया गया, और इस घर के अंतर्गत बीजों को डाल दिया। ये एक ऐसा कांच था जो सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब तो करता था, यानी आकर्षित ग्रहण तो कर लेता था, लेकिन उस ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता था। यानी सूर्य की गर्मी जितनी भी मिल रही थी उसको अब्जॉर्ब करने की क्षमता थी इसमें, लेकिन इसकी दीवारें वापस उसको बाहर नहीं भेज पा रही थी। परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगा, तापमान में वृद्धि होने लगी। बीजों को वह ऊर्जा, वह टेम्परेचर मिलने लगा जिसमें वह अंकुरित हो सके। परिणाम यह निकला कि जब टेम्परेचर उस सीमा पर आ गया जिस सीमा पर बीज अंकुरित हो सकते थे, बीजों ने अंकुरित होना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बीजों से पौधे बन गए, और इस कांच के घर में हरियाली छा गई। कांच के घर में हरियाली छा गई। हरियाली छाने के कारण, वनस्पतियों के उगने के कारण इस कांच के घर को हरित गृह कहा गया, यानी हरा घर। और इस हरित गृह जैसा प्रभाव धरातल पर जो देखने को मिलता है उसे कहा गया हरित गृह प्रभाव। वो करेंगे चर्चा में आगे। तो हमने देखा कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने एक कांच का घर बनाया, और कांच का घर बनाने के बाद वो कांच ऐसा था जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित तो कर सकता था लेकिन निष्कासित नहीं कर सकता। परिणाम तो इस कांच के घर के अंतर्गत टेम्परेचर बढ़ने लगा, और वनस्पतियों को वो अनुकूल टेम्परेचर मिला, वो अनुकूल तापमान मिला, जिसके कारण वह अपना विकास कर सके। परिणाम ये निकला कि इस क्षेत्र में हरियाली छा गई, और इस घर को जो नाम दिया हरित गृह नाम दिया। अब ऐसी ही स्थिति आज धरातल पर मौजूद है, धरातल पर उत्पन्न हो रही है। उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए मानव के द्वारा कोई कांच का घर नहीं बनाया, अपितु मानव के द्वारा लगातार हानिकारक गैसें छोड़ी गई। जरा देखें कैसे दोबारा से उस चीज को। ये धरातल है, मानव के द्वारा लगातार जब हानिकारक गैसें सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी हानिकारक गैसें जब छोड़ी गई,
तो ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाकर जमा हो गई। इनके जमा होने से एक ऐसी परत बन गई जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती थी, लेकिन इसका पुनः रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जिस तरह से उस कांच के घर में तापमान में वृद्धि हुई, आज उसी तरह से धरातल पर भी तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पूरा जलवायु तंत्र, मौसम तंत्र सब कुछ परिवर्तित होने लगा है। आज अगर देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में भी गर्मी है, बरसातों के मौसम में भी गर्मी, और गर्मियों के मौसम में तो ऑलरेडी गर्मी है। अन्यथा पहले समय दर समय मौसम परिवर्तन होता रहता था। सर्दियां पहले पड़ती थी अत्यधिक ज्यादा, हाड़ कपा देने वाली सर्दियां होती थी। 40 दिन की शीत ऋतु विशेष रूप से आती थी उत्तर भारत के अंतर्गत, जिसमें सब कुछ जम जाता था। आज सर्दियां आती हैं, कुछ एहसास होता है और चली जाती है, पता ही नहीं चलता। बारिश का मौसम हुआ करता था 4 महीनों का, चौमासा जिसको बोलते हैं। आज भी बड़े बुजुर्ग बारिश के मौसम को चौमासा कहते हैं। चौमासा मतलब 4 महीनों का समूह, 4 महीने बारिश आती थी। आज 4 महीने तो क्या, 4 दिन भी अच्छी बारिश नहीं आती। आती है तो इतनी अधिक आ जाती है कि वो बाढ़ का रूप ले लेती है, और नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती, जिसके कारण सूखा जन्म लेता है। सिर्फ और सिर्फ दिखाई देती है अब गर्मी। वो परिणाम इसी का है, क्योंकि सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा धरातल पर तो पहुंच रही है, लेकिन वापस उसका परावर्तन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि जो इफेक्ट, जो प्रभाव वहां देखने को मिले थे, कहां, उस कांच के घर में, आज वही इफेक्ट यहां भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो असंतुलित हो गया है। पृथ्वी का एक नियम है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, उतनी ही ऊर्जा का वो परावर्तन भी कर देती है। अर्थात धरातल अपने पास कुछ भी नहीं रखता। अगर 100% लेता है तो 100% ही वापस भी कर देता है, जिससे धरातल पर एक सामान्य तापमान जो जीवन जीने योग्य है उसका निर्माण होता रहता है। वो तापमान बना रहता है, वो अनुकूल स्थिति बनी रहती है। लेकिन इसके कारण वह अनुकूल स्थिति आज प्रतिकूल होती जा रही है, और धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। धरातल के टेम्परेचर को इसी तरह के बढ़ने की घटना, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है हरित गृह प्रभाव। आज के लिए इतना ही काफी है। हरित गृह प्रभाव के क्या कारण हैं
परिणाम जानेंगे हम आगामी वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपने ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।